Hello dear students, myself Dr. Loveleen Kashyap from Department of Kai Chikitsa. Today we are going to discuss the topic muscular dystrophy. इसका जो है आयुर्वेद में हम मांसवाह स्रोतों जो व्याधि है उसमें जो मांस शोष है उससे इसको हम कोरिलेट करते हुए एक डिस्कशन कर सकते हैं, बट मॉडर्न में इसे एक अलग तरीके से बहुत ही डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन जो है हमको मिलता है। तो हम जो है अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के इंट्रोडक्शन की बात करें तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज़ अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड नॉन इन्फ्लामेटरी बट प्रोग्रेसिव मसल डिसऑर्डर विदाउट अ सेंट्रल और पेरिफेरल नर्व एबनॉर्मलिटी। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस डिजीज़ में मेनली इसको क्या कहा गया है, ये इनहेरिटेड डिजीज़ है, नॉन इन्फ्लामेटरी है, लेकिन ये प्रोग्रेसिव है। मसल पे हर मसल को ये धीरे धीरे अफेक्ट करती जाती है, लेकिन ये केवल और केवल मसल से रिलेटेड डिसऑर्डर है। यहाँ पे सेंट्रल या पेरिफेरल नर्व किसी भी तरीके से आपका इन्वॉल्व नहीं है। All types of muscular dystrophy have in common progressive muscular weakness that tends to occur in a proximal to distal direction. Although there are some rare distal myopathies that cause predominantly distal weakness. हम जब भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करते हैं तो ये जो प्रोग्रेसिव ही देखा जाता है और ये हमेशा प्रॉक्सिमली टू डिस्टल जो लिम्स है, जो मसल्स है, उसको अफेक्ट करता है। बहुत ही रेयर मायोपैथीज देखी गई है जो पहले जो है डिस्टली आपको अफेक्ट करे। अधिकतर जब हम देखेंगे तो ये प्रॉक्सिमल टू डिस्टल ही कन्वे जो है वो होता है। नेक्स्ट अपन आगे बात करें, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ हेटेरोजीनस ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव मस्कुलर वीकनेस एंड लॉस ऑफ मसल टिश्यूज, जो कि आपका चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाता है। अफेक्ट मसल स्ट्रेंथ एंड द एक्शन। ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये जो मसल की स्ट्रेंथ है, मसल का पावर है, आपके मसल का मूवमेंट है, उस सबको अफेक्ट करने लगता है। ये जनरलाइज या पर्टिकुलर किसी पार्ट के मसल में, मतलब किसी एक आयाम या पूरा कंप्लीट है ना, पूरे कंप्लीट बॉडी के मसल्स में या लोकेलाइज किसी पार्ट में हम ये देख सकते हैं। स्केलेटल मसल एंड अदर ऑर्गन्स में इन्वॉल्व। लेटर स्टेज में स्केलेटल मसल या ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलता है। कुछ लिमिटेशंस है इसके, डिफ़िकल्टीज विथ वॉकिंग और मेंटेनिंग पोस्चर, मसल स्पाज्म, न्यूरोलॉजिकल, बिहेवियरल, कार्डियक और अदर फंक्शनल लिमिटेशंस। जो चाइल्डहुड से ये अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है ना, जो बच्चा है वो प्रॉपर तरीके से वॉक नहीं कर पाएगा, अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाएगा। यदि ये वॉक कर रहा है तो चलते चलते गिर जाना या वापस तरीके से बैठ जाना, मतलब किसी भी तरीके से वो अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाएगा। मसल में स्पाज्म आते हैं, खिंचावट होती है और उस बच्चे में बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो कॉमन चाइल्ड की तरह बिहेव नहीं करेगा, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ कुछ कार्डियक इन्वॉल्वमेंट या कुछ पर्टिकुलर जो ऑर्गन, जिस पार्ट का मसल इन्वॉल्व है, उससे रिलेटेड सिम्टम भी आपको देखने को जो है वो मिलेंगे। हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कॉजेज़ की बात करते हैं तो इसे हमने डेफिनेशन पे ही देखा था कि ये इनहेरिटेंट व्याधि है ना। जीन्स अफेक्ट होते हैं इसमें, जो रिसेसिव जीन डिपेंड्स ऑन द एज व्हेन सिम्टम अपीयर एंड द टाइप्स ऑफ सिम्टम दैट डेवलप। ठीक है, तो कौन सा आपका डोमिनेंट जीन्स है, कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके क्लासिफिकेशन बहुत ब्रॉड देखा जाता है ना। क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो डचन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, कंजेनाइटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, फिर आपका फेसियो स्कैपुलो ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, एम्ब्री ड्रेफ्यूज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, डिस्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और ऑक्यूलोफेरेंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इट इज़ ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है ये, लेकिन हम इसमें जो एकदम डिटेल में पढ़ेंगे वो हम डचन्स और बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे जो है वो ज़्यादा फोकस हम जो है वो करने वाले हैं।
तो क्लासिफिकेशन में एक फर्दर क्लासिफिकेशन दिया गया है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो हमने 9 देखा था आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसको अलग अलग तरीके से इसको और क्लासीफाई किया गया है। जैसे फर्स्ट है सेक्स लिंक्ड जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसमें आपका आता है डचेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और आपका जो लास्ट वाला है EDMD, दैट इज एमरी ड्रेफ्यूज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये सब सेक्स लिंक्ड है। उसके बाद ऑटोसोमल रिसेसिव में आपका कौन सा आता है, लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और इन्फेंटाइल फेसियो स्कैपुलो ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसके अंतर्गत जो है वो देखा जाता है। ठीक है। उसके बाद ऑटोसोमल डोमिनेंट में फिर से ये जो FSHD है वो फेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल वाला, ठीक है। फिर डिस्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑक्यूलर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑक्यूलोफेरेंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सभी किस में आते हैं आपके ऑटोसोमल डोमिनेंट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंतर्गत इसको क्लासीफाई जो है हम करते हैं। उसके बाद ये एपिडेमियोलॉजी कह सकते हैं इसको कि कौन सा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कॉमनेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। जैसे आप इन सब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में देखेंगे जो सबसे कॉमनेस्ट आपको दिखाई देता है, मैंने स्टार्टिंग में कहा हम डिटेल में जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज डचेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो फेसियो स्कैपुलो ह्यूमरल का है परसेंटेज। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी भी देखा जाता है। उससे थोड़ा कम हम जाए तो हेरिडेटरी न्यूरोपैथी, स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इसके अलावा फिर बेकर्स है, लिम्ब गर्डल है, ठीक है। और बहुत कम जो है वो कंजेनाइटल मायोपैथी जो है और कंजेनाइटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो देखा जाता है। तो ये एपिडेमियोलॉजी की बात हुई। ये जो है इस डायग्राम में आपका शो हो रहा है कि कौन से वाले मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में पर्टिकुलर कौन सा मसल जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो वो जो शेडो बना हुआ है ब्लैकिश वाला पार्ट है उस पर आप फोकस करें। लाइक सबसे पहले डचेंस और बेकर्स में देखेंगे आप, दोनों आपका अपर आर्म है, स्कैपुलर है, शोल्डर रीजन है, फिर थाई से लेके काफ मसल तक ये सब अफेक्ट होते हैं। आगे और आएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो शेडो वाले पार्ट है एमरी ड्रेफ्यूज में देखिए हर चीज़ में कहाँ कहाँ से कितना पार्ट अफेक्ट हो रहा है उसी के हिसाब से इस डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी के हिसाब से जो है आप अपना डायग्नोसिस मॉडर्न तरीके से बनाते हैं। और आयुर्वेद में एक मांस शोष है ना, या मांसगतवाद, ऐसा करके आप इसका जो है डायग्नोसिस जो है वो बनाते हैं। अब हम सबसे पहले आपके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे चले, दैट इज डचेंस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसको शॉर्ट फॉर्म में DMD भी कहा जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अर्ली चाइल्डहुड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। कॉमनेस्ट है ये। इट ऑकर्स इन अबाउट 1 आउट ऑफ 3500 लाइव मेल बर्ड्स, ठीक है। बहुत ही अनकॉमन है एक प्रकार से हम देखें तो। फिर ये DMD इज कॉज्ड बाय अ चेंज ऑफ द जीन that makes a protein called dystrophin. It is located at locus, कहाँ पे है ये 21 क्रोमोसोम पे है, सेकेंड आर्म पे, ठीक है। तो और ये क्यों होता है, ये जो है जीन में जो प्रोटीन है डिस्ट्रोफिन उसमें चेंजेस होने के कारण ये जो है डेवलप होता है। This protein is needed for muscle cells to keep their shape and work properly. An abnormal gene can't make the protein and without it muscle cells collapse and die. तो पूरा रोल हम कहाँ देख रहे हैं, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी होना जिसके कारण प्रॉपर मस्कुलेचर का डेवलप ना होना और जो मसल डेवलप हो रहा है वो भी कोलैप्स हो रहा है और अल्टीमेटली वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ द कोलैप्स एंड डाई। क्लिनिकल फीचर क्या मिलेगा उस बच्चे में जिसमें ये डेवलप हो रहा है, तो मेनली 2 से 5 साल के बच्चे में ज़्यादा देखने को मिलता है। उस बच्चे में बहुत ज़्यादा फटीग रहेगा, मसल वीकनेस रहेगा, प्रॉक्सिमल मसल आर अफेक्टेड फर्स्ट, लेटर ऑन डिस्टल मसल। हमने पहले भी पढ़ा कि पहले प्रॉक्सिमल फिर डिस्टल ये जाता है। फिर बिगिन्स इन द लेग्स एंड पेल्विस but also occurs less severely in the arm, neck and other areas of the body. डिस्ट्रीब्यूशन आप एकदम याद रखिए, सबसे पहले लेग और पेल्विस से स्टार्ट होके फिर धीरे धीरे ये बढ़ता है। डिफ़िकल्टी विथ मोटर स्किल लाइक रनिंग, हॉपिंग, जंपिंग, ये सब जो मूवमेंट है बच्चा प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। बार बार बच्चे में फॉल की हिस्ट्री मिलेगी क्योंकि वो पोस्चर करेक्शन, अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाएगा, इसलिए बार बार चलते चलते वो बच्चा गिर जाएगा, दैट इज़ फ्रिक्वेंट फॉल। Next one is trouble getting up from a lying position or climbing stairs. Last one is weakness quickly gets worse. ठीक है, धीरे धीरे जो वीकनेस है बहुत ज़्यादा वर्स से वर्स कंडीशन में जाता है, वो बढ़ता जाता है।
ऑनसेट 3 से 5 या 2 से 5 साल में देखा जाता है। प्रोग्रेसिव वीकनेस, स्यूडो हाइपरट्रॉफी ऑफ काफ मसल, डायग्राम में आप देख सकते हैं। स्पाइनल डिफॉर्मिटी बच्चे में देख सकते हैं आप क्या हो रहा है, ठीक है। फिर कार्डियोपल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट लेटर स्टेज में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे का पोस्चर, स्पाइनल कॉर्ड का पोस्चर सब तरीके से चेंज हो रहा है। डायग्राम पे फोकस करें आप। सबसे पहले बेली स्टिक्स आउट ड्यू टू वीक बेली मसल्स, ठीक है। बाहर की तरफ पेट दिखाई देना, ऐसे लगेगा बच्चा माल न्यूट्रिटेड है, बट आप इसको सिर्फ माल न्यूट्रिशन ना समझे, आप इसको असेस करें, मसल पावर को भी असेस करना है आपको। फिर थाई का रीज़न देखें, थिन वीक थाई स्पेशली फ्रंट पार्ट, पुअर बैलेंस, ठीक है। वीक मसल इन फ्रंट ऑफ लेग कॉज फुट ड्रॉप, ठीक है। फुट ड्रॉप इस बच्चे में मिलेगा, जैसे ही वो चलेगा फट से उसका पैर जमीन पे रखा जाएगा। नेक्स्ट वन, टाइट हील कॉर्ड कॉन्ट्रेक्चर, चाइल्ड में वॉक टोस, है ना, वो बच्चा जो है वो अंगूठे के दम पे चलेगा, ठीक है। उसके बाद थिक लोअर लेग मसल, द मसल इज मोस्टली फैट एंड नॉट लॉन्ग स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नीज में बेंड बैक टू टेक वेट, है ना, वजन को सहने के लिए नीज पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। वीक बट मसल, है ना, जो ग्लूटियल रीजन का मसल है वो भी बहुत ही वीक होगा। बैक को देखिए, एकदम से स्पाइनल कॉर्ड का पोजीशन जो है चेंज हो जाएगा। शोल्डर एंड आर्म्स आर हेल्ड बैक व्हेन वॉकिंग, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस उस 3 से 5 साल के बच्चे में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ और कहा गया है, लॉस ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन, चिल्ड्रन में सीम्स अनस्टेडी, क्लम्सी, फॉल ऑफन वॉडल व्हेन दे वॉक। मसल साइज की हम बात करें, एज द मसल आर डैमेज द मसल इज रिप्लेस्ड बाय फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू एंड कैन श्रिंक, इसी को एट्रोफी कहा गया। देन काफ मसल ऑफन बिकम लार्जर, दैट इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी, एंड अदर मसल में बी एनलार्ज्ड अर्ली ऑन। Next one is progressive difficulty walking, ability to walk may be lost by age 12 and the child will have to use a wheelchair। 12 साल की एज तक आते आते बच्चे का जो वॉकिंग वाला जो है, पहले तो पोस्चर डिफिकल्टी हो रही थी, गिर जा रहा था बच्चा, अब वो बिल्कुल चल भी नहीं पाएगा, या तो उसको व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ेगी। टो वॉकिंग वो स्टार्ट करेगा, द मसल बिकम टाइट अराउंड जॉइंट, limiting movement. When walking become difficult, children may walk on their tippy toes or balls of their feet. ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी एंड हार्ट डिजीज यूजुअली स्टार्ट बाई एज 20। जैसे जैसे डिजीज़ का प्रोग्रेशन होगा, कार्डियोपल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। लर्निंग डिसेबिलिटी उस बच्चे में देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि कुछ न्यूरोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस उस बच्चे में दिखाई देंगे। सम चिल्ड्रन हैव लर्निंग डिफ़िकल्टीज विच आर यूजुअली नॉट सीवियर एंड यूजुअली डू नॉट गेट वर्स। तो ये देखने को मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो है सब में मिले। नेक्स्ट अब हम चले इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कॉम्प्लिकेशन की तरफ, जो कि ज़्यादा आपको फोकस करना है। तो कार्डियक एरिथमिया हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, आर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स के अंतर्गत जॉइंट में कॉन्ट्रैक्चर्स आ सकते हैं क्योंकि मूवमेंट उसको नहीं हो रहा है। ऑस्टियोपिनिया देखने को मिल सकता है, हम पढ़ चुके हैं ऑस्टियोपिनिया होता क्या है ना, बोन मिनरल डेंसिटी का बहुत ज़्यादा कम हो जाना। पेशेंट का हमने स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम का अभी स्ट्रक्चर देखा, तो ये स्कोलियोसिस में कन्वर्ट हो सकता है। इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक पल्मोनरी इन्फेक्शंस के कारण बहुत सारे रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी विद डिक्रीज टोटल लंग कैपेसिटी, डिक्रीज रेसिडुअल लंग वॉल्यूम, ये सब भी उस बच्चे में आपको देखने को मिल सकता है। कुछ स्टेरॉइड ट्रीटमेंट प्रॉब्लम है आपको, जब हम मैनेजमेंट पे जाएंगे तो चूँकि इनहेरिटेंट डिजीज़ है और इसको ऑटो इम्यून रिसेसिव भी कहा जाता है, तो इसमें स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है। तो यदि वो बच्चा लंबे समय तक स्टेरॉइड का सेवन कर रहा है तो इसके कारण बिहेवियरल चेंजेस, बोन डिमिनरलाइजेशन, ग्रोथ सप्रेशन, वेट गेन, ये सब भी देखने को मिल सकता है। जो स्यूडो हाइपरट्रॉफी की हमने बात की थी, वो स्टेरॉइड ट्रीटमेंट का कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्शियस हमने देख लिया है। फिर मिसलेनियस में और कहा गया है मेंटल रिटार्डेशन मिल सकता है, रीनल स्टोन सेकेंडरी टू बोन मिनरलाइजेशन। ठीक है, बोन डीमिनरलाइजेशन के कारण पेशेंट में स्टोन की रिकरेंसी भी देखने को
मिल सकती है। ठीक है, तो ये सब इसके कॉम्प्लिकेशन हुए। ये पोस्चरल चेंजेस की बात है। देखिए धीरे धीरे इम्बैलेंस होते होते स्कोलियोसिस में कन्वर्ट होके जो नी है वो बाहर की तरफ निकला हुआ और जो आपका काफ मसल है वो स्यूडो हाइपरट्रॉफी में कन्वर्ट हो गया। तो धीरे धीरे उस बच्चे का बड़े बड़े होते होते तक जो पोस्चर है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। फिर इस डचन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के स्टेजेस की बात कही गई है। इस स्टेज में प्री सिम्टोमेटिक, अर्ली एम्बुलेटरी, लेट एम्बुलेटरी, अर्ली नॉन एम्बुलेटरी और लेट नॉन एम्बुलेटरी, ये सारे स्टेजेस कहे गए हैं। इस स्टेजेस में कुछ सिम्टम है, इसको जो है हम अब इस डचन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के स्टेजेस को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।